हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। बिहार शिक्षक बहाली में बहुत सारे अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज भी आया है और सभी को हमारी तरफ से, हिंदी क्लब के टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इसके हकदार भी है क्योंकि आप सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था और बहुत मेहनत करने के बाद आप सभी को ये आज मिला हुआ है जिसके हकदार हैं आप। इसके साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थियों के पर्सनल मैसेज भी आए हैं और उन्होंने एड्रेस मांगा है, तो एड्रेस आपको दिया जाएगा जहां पे आप सीट्स भेज सकते हैं। फिलहाल आप सभी के, जिन अभ्यर्थियों के नहीं हुए वो अभ्यर्थी बहुत परेशान है और वो जानना चाहते हैं तीसरा चरण कब स्टार्ट होगा, यानी तीसरा जो फेज है काउंसलिंग प्रक्रिया का वो कब स्टार्ट होगा। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र सर। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र सर, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी का हुआ है, सभी अभ्यर्थी बहुत खुश है, लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक नहीं हुआ है, बहुत परेशान है, बहुत उदास है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये तीसरे फेज का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है ये कब स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को नमस्कार करता हूं और साथ में जिन अभ्यर्थियों का चयन अभी तक हो चुकी है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिन अभ्यर्थियों को या हमारे जो संगठन के जो वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं जिनका अभी तक नहीं हो पाया है, मैं उससे काफी दुखी भी हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका भी चयन कहीं न कहीं हो जाए। उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जहां तक तीसरे चरण की बहाली प्रक्रिया जो चल रही है उसमें जो काउंसलिंग का प्रश्न है तो ये काफी अहम प्रश्न है और इस मुद्दा को काफी हम लोग सीरियसली एकदम ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने के लास्ट तक जो है ये तीसरे चरण की काउंसलिंग की डेट को हम लोग जारी करवाएं। इसके लिए हम लोग कल सचिवालय भी जाएंगे और सचिवालय में इस तरह के हम लोग आवेदन बना रहे हैं और इस मुद्दा को प्रमुखता से हम लोग लिखित बना करके हम लोग प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय, प्रधान सचिव, डिप्टी डायरेक्टर और शिक्षा मंत्री से ये 4 कॉपी में हम लोग देंगे, बात भी करेंगे। तो उसमें हमें लगता है कि इस मुद्दा को हम लोग काफी प्रमुखता से ले रहे हैं और हमें लगता है कि इस महीने के लास्ट तक हम लोग प्रेशर बना रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि डेट जो है इसका जारी किया जाए और काउंसलिंग बहुत जल्द किया जाए। अच्छा, ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया है इस मंथ के लास्ट तक हो सकता है। वैसे कल जा रहे हैं राजेंद्र सर, उसके बाद जो भी अपडेट होगा आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि अभी पंचायत वाला बचा हुआ 13 तारीख होगा, तो पंचायत वाला में जरूर आप भाग ले, भले कितना भी नंबर पे हो, एक बार जरूर आप भाग ले। ब्लॉक लेवल पे होगा, यानी ब्लॉक में जाना होगा, जहां भी आपने आवेदन दिया है वहां जरूर जाए। इसके साथ ही सर हमें ये बताइए कि जो तीसरा फेज जो होने वाला काउंसलिंग प्रक्रिया का, इसमें सीटों का ब्यौरा क्या कुछ रहेगा। बहुत अच्छा। इसमें तो सबसे पहली बात है कि जो अभी तक जो एनआईसी पर लोड नहीं हो पाया था, अपलोड नहीं हो पाया था अंतिम मेगा सूची, और वो बाद में भी अपलोड हुआ है, तो वो जो सीट जो जहां जहां पंचायत है, प्रखंड है, उसका भी होगा। और जो कैंसिल हुआ है, बहुत से नियोजन इकाई में काउंसलिंग को रद्द किया गया है, तो उन जहां जहां हुआ उन सारी सीटों का होगा। और तीसरा जो अहम जो सीट है, जो उसमें जो SC ST की जो सीट है, जो महिलाओं की सीट है, खाली रह जा रहा है, उस सीट पर भी होगा, उसकी काउंसलिंग होगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस पर दबाव बना रहे हैं और हमें लगता है कि सरकार भी इस पर काफी सजग है, क्योंकि ये जो खाली जो सीट है इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया है पेपर में कि हम काफी इसको बहुत ही तत्परता के साथ इस पर हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे और करके इस पर हम लोग समाधान निकालेंगे ताकि सीट खाली नहीं रह जाए। तो इस तरह का चीजें गवर्नमेंट की तरफ से आया है, लेकिन मैं अपने स्तर से या अपने संगठन की तरफ से मैं उसमें सरकार को कुछ सजेशन के रूप में इसमें जो आवेदन हम लोग तैयार कर रहे हैं उसमें ये चीज हम लिखना चाह रहे हैं कि जो सीट मान लीजिए SC ST का खाली हो गया है या खाली रह गया है, काफी सीट खाली रह गए हैं, तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इसमें सबसे पहले SC और ST महिलाओं को जिनका निम्न मेघा अंक है, जिनका निम्न मेघा अंक के कारण उनकी अभी तक काउंसलिंग नहीं हो पाई है, पहले उनको मौका दिया जाए। और जब SC ST की महिलाएं नहीं बचेंगी, बिल्कुल एक भी महिला नहीं बचेंगी, तब अगर सीट खाली हो जाता है, तब उसमें या सीट खाली रह जाती है तो उसमें महिला के ही भिन्न भिन्न कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के द्वारा उन सीटों को भरा जाए, SC ST के जो सीट है उसको भरा जाए। और उसके बावजूद भी अगर उन महिला के भिन्न भिन्न कैटेगरी
कि जो महिला है उनके द्वारा भरा जाए। अगर उसके बावजूद भी अगर सीट खाली रह जाता है तब उस पर जो SC ST के जो पुरुष बच जाते हैं उनको पहले मौका दिया जाए। चूंकि SC ST का सीट खाली है तो पहले SC और ST के जो पुरुष के जो कैंडिडेट है उनको मौका दिया जाए। अगर फिर भी खाली रह जाता है तो फिर पुरुष में जो अन्य कैटेगरी के जो पुरुष है उनको भी मौका दिया जाए, यानी कि पुरुष को भी मौका महिला के सीट पर दिया जाए। और इसके लिए अगर सरकार पहल करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं प्रयास करेंगे तो ये समस्या समाधान हो जाएगी। हम भी चाहते हैं कि सीट खाली नहीं रहे और शिक्षा मंत्री भी चाह रहे हैं, उनका बहुत ही अच्छा विचार है, मैं उनका स्वागत करता हूं कि सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। चाहे जैसे हो, जिस कैटेगरी के हैं वो कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तब जाकर के दूसरे कैटेगरी के जो चाहे पुरुष हो महिला हो दोनों कैटेगरी का जो सीट जो है वो पुरुष या महिला के द्वारा भरा जाए। सीट खाली रहने से कोई फायदा नहीं है और हम भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि सीट खाली नहीं रहे। और हमारे जो भी भाई बंधु बच गए हैं जिनका किसी न किसी कारण से भी नहीं हो पाया है, चाहे निम्न मेधा अंक हो, तो उन लोगों को भी मौका मिले, सबका हो जाए। मैं यही भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं और मेरा भी प्रयास है कि सबका हो जाए, तब हम लोग मिल करके और हम अपने एक दूसरे को खुशी मनाएंगे, खुशी को बांटेंगे। अच्छा, ये जो महिला पुरुष का मामला है ये तो आप उस पे आवेदन देंगे ही, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कभी डिस्कस होगा इस पे। जैसे आप मिलेंगे सचिवालय तो अगले दिन जब भी आएंगे तो उस पे डिस्कशन होगा। फिलहाल एक और प्रश्न है जो अभ्यर्थी द्वारा पूछा गया है कि उनका मेरिट जो है उनका बहुत कम है, यानी उनका जो मेरिट है वो 60 के करीब में, 60 और 50 के बीच में। उनका यही मतलब पर्सनल मैसेज यही था कि 60 और 50 के जो अभ्यर्थी हैं उनका कब बहाली होगा, क्योंकि मेरिट आपने देखा होगा ये 60-50 के करीब में नहीं आया। अभी भी आप देखेंगे कि 70 के आसपास है, 70 से नीचे मैक्सिमम आया है, 65 तक आया है, इसके नीचे नहीं आ रहा। तो जो अभ्यर्थी हैं इसके नीचे जो हैं उनका किस तरह और कैसे बहाली होगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस पर ये कहना चाह रहा हूं सर कि जो अभी तक द्वितीय चरण की अभी जो काउंसलिंग हुई है वो पूरे काउंसलिंग की आंकड़ा हम लोग देख रहे हैं, उस पर काफी हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं कि भिन्न भिन्न जो जिलों में जो काउंसलिंग हुई है उसका मेगा अंक जो है कहाँ तक गिरा है। तो हमें लगता है कि अभी जो स्थिति बन रही है 10 तारीख को जो ब्लॉक 1 से 5 का जो काउंसलिंग हुई है उसमें हमें लगता है कि 65 से नीचे आ गया है मेगा अंक, लगभग लमसम लगभग कहीं कहीं है। औसतन हम बता रहे हैं, औसतन एवरेज में बता रहा हूं मैं 65 से नीचे आया है। अब रह गई कि जो 13 तारीख को ग्राम पंचायत की काउंसलिंग होने वाली है। आपको पता होगा कि जो जुलाई में काउंसलिंग हुई थी उसमें करीब करीब हमें लगता है कि 75% काउंसलिंग ग्राम पंचायत की उसमें हो चुकी है और 25% जो अभी मैंने ये द्वितीय चरण में 13 तारीख को काउंसलिंग होने वाली है ग्राम पंचायत का 1 से 5। तो कहीं ना कहीं उसमें हमें लगता है कि मेगा सूची मेघा जो अंक है उसका ग्राफ नीचे जाएगा। हमें लगता है कि 60 तक जाना चाहिए, 60 से कुछ नीचे भी जा सकता है। लेकिन ये चीज मैं आप ये बता रहा हूं कि जो आप बोल रहे हैं कि 60 से 50 कब होगा, तो 60 से 50 के लिए हम जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मंत्री हैं उनसे और प्रधान सचिव और डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर से मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि अगर सर इसमें अगर जो सीट बची है, जितनी सीट खाली रह जाती है, अगर उसको पूरी ईमानदारी के साथ अगर उस पर काउंसलिंग कराई जाए तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उन भाइयों का भी हो जाएगा जो 60 से 50 के बीच में है। लेकिन सीट खाली नहीं रखा जाए। गवर्नमेंट से पहले हमारी मांग है कि सीट खाली नहीं रहे, उसको चाहे पुरुष से, महिला से या यूआर से, जो बच जाता है सर यूआर में डाल के वो क्लियर कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और सारा कैटेगरी देखते हुए लास्ट में ये करके किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, चूंकि गवर्नमेंट चाहेगी तो हमें लगता है कि लगभग मेरा आंकड़ा जहां तक बता रहा है कि 40,000 से लमसम सीट खाली कम नहीं बच रहा है। तो 40,000 पर अगर सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि जिस कैटेगरी की महिला है पहले उनको दिया जाए। अगर वो नहीं रहती है, अगर वो एक भी कैंडिडेट नहीं बचती है तो फिर महिला के भिन्न भिन्न कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी, जब बीसी है, एबीसी है, उस तरह के महिला को भी मौका दीजिए। और उसके बाद भी खाली रह जाती है तो जिस कैटेगरी SC ST के कैटेगरी का पुरुष है पहले उनको दिया जाए, उसके बाद खाली रहेगा तो पुरुष में अन्य कैटेगरी के जो
है पुरुष, उनको मौका दिया जाए। तो हमें लगता है कि 40,000 जो सीट है सर, उसका बहुत मायने रखता है। हमें लगता है कि 50 से 60% के जो भी हमारे भाई बहन जिनका नहीं हो पाया है, उन सारे लोगों की बहाली होगी और काउंसलिंग होगी, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन सरकार को ईमानदारी से काम करना होगा। तो हम इस पर प्रेशर बना रहे हैं गवर्नमेंट पर, इस बात को लेकर के हम लोग कल जा रहे हैं सचिवालय में, और उसमें और भी भिन्न मुद्दा है, बहुत तरह के मुद्दा को हम लोग लिखित बना रहे हैं। वो सारे मुद्दा हम लोग आपको वीडियो में दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि कोई चोरी छिपे हम लोग कोई मुद्दा रखना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोगों के सामने हम लोग रखेंगे। अगर कोई आपका सजेशन है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें छोटा सा सजेशन मेरा ये है कि अगर मान लीजिए कहीं काउंसलिंग प्रक्रिया हो चुका है, वहां कुछ सीट खाली है, तो उसका मेरिट पे भी जरूर आप लोग उसमें चर्चा कीजिएगा। मेरिट कहाँ से बनेगा, वो यानी कहाँ से अभ्यर्थी को लेना है या शुरू से लेना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी तो चुन लिए गए हैं उसमें से, तो उन्हें कैसे हटाना है या कहाँ से मेरिट बनाना चाहिए, इस पे भी डिस्कशन है। इसमें तो गवर्नमेंट को इसमें चाहिए कि जो जिला में जहां जहां पर काउंसलिंग हो चुकी है, जो अभ्यर्थी चयन हो चुका है, एक चयन लिस्ट बना दें और उसमें जो मेगा सूची में जो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको हटा करके और फिर इससे वो नया मेगा सूची उसी में, क्योंकि लड़का को हटाना आसान है, जो हुआ है उसमें क्रमांक दिया, उस क्रमांक को हटा करके फिर भी आपको एक फ्रेश जो है बिहार के जितने भी जिले हैं सभी जिलों की आंकड़ा कम से कम हमारे अभ्यर्थियों के बीच वहां पे फायदा ये हो सकता है, नीचे के मेरिट वाले अभ्यर्थियों को ये फायदा मिल सकता है कि मान लीजिए कहीं 80% तक मेरिट गया, तो 80% के एबव सारा को हटा दीजिए, नीचे का सारा कर लीजिए। इससे फायदा होगा नीचे के अभ्यर्थियों को, उन्हें पता भी चलेगा कि हाँ यहीं से अभ्यर्थी शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए, सरकार को हाँ इस पे आप आवेदन, हाँ इस पे पूरी आंकड़ा स्पष्ट रूप से हमारे अभ्यर्थी जो हैं भाई बहन उनके सामने रखना चाहिए, ताकि उनको आसान हो कि वो कहाँ जाएंगे, वो उनको पता चल जाएगा। मेगा अंक में अपने स्थान को देख लेंगे कि कहाँ पर थे और हम कहाँ पर आ गए, तो उससे उनको भी दिक्कत नहीं होगी और उनको काउंसलिंग कराने में सुविधा होगा। दूसरा चीज गवर्नमेंट को चाहिए इसका आंकड़ा जरूर प्रस्तुत करें, सभी लोगों के सामने पब्लिश करें, सभी जिलों का करें। हाँ सभी जिलों का, एक जिले का नहीं, सभी जिलों का। एक चीज ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज सर इसमें हम कहना चाहेंगे कि हमें एक ऐसा लिस्ट चाहिए जिसमें कहाँ काउंसलिंग होना है, किस सब्जेक्ट का होना है, कितने कैटेगरी वाइज सीट है, वो स्पष्ट तरीके से दिखना चाहिए प्रत्येक जिले का। तो बिल्कुल सर, क्योंकि अगर पता ही नहीं चलेगा काउंसलिंग कहाँ है, कहाँ का रद्द हुआ है, क्या हुआ, एक एक अभ्यर्थी बहुत मेहनत से उसे खंगालना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि एक समराइज डिस्ट्रिक्ट वाइज बन जाता है, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, तो दिक्कत नहीं होता। समराइज भी एक मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। बहुत अच्छा प्रस्ताव है सर, मैं सरकार के सामने इस बात को रखूंगा। ये भी एक मुद्दा मैं लिखित रूप से बनाऊंगा और ये भी मेरा जो मेरा डिमांड है, जो मांग पत्र है, उसमें इसको शामिल करेंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। हाँ, और इसके साथ ही कि जितने भी सीट है उसको तीसरे चरण में कंप्लीट, मतलब तीसरा जो फेज है उसमें कंप्लीट कर लिया जाए। वो जिस ये महिला से आप देख लें, उस कैटेगरी के पुरुष को दे दें, और नहीं सारा चीज हो जाता है कि लास्ट में यूआर करके उसे भर ले। बिल्कुल 94 है कि 94 उसी तीसरे फेज में करके कंप्लीट कर लें। तो ये सारी सजेशन है। अब इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सामने हमें रखना है आपके सामने, कि जिन अभ्यर्थियों का फर्स्ट फेज में हुआ, जिन अभ्यर्थियों का सेकंड फेज में हुआ, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 मंथ हो गया फर्स्ट फेज का, लेकिन नियुक्ति पत्र से संबंधित कब नियुक्ति पत्र मिलेगा, कब ये स्कूल जाएंगे, कब पढ़ाने, मतलब ये शिक्षक बन के कब पढ़ाने जाएंगे स्कूल में, इसके बारे में अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आया। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि कब तक इन्हें नियुक्ति पत्र मिल सकता है। बिल्कुल पिछले जब हम लोग 19 जुलाई को जब हम लोग गए थे सचिवालय, 21 जुलाई को गए थे, तो उसमें हमारे वरिष्ठम जो भी हमारे संगठन के वरिष्ठम पदाधिकारी थे, करीब हम लोग 10-12 की संख्या में गए थे और काफी लंबी बातचीत हुई थी। माननीय प्राथमिक शिक्षा पूर्व जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय रंजीत सर से हमारी बात हुई थी और इसमें एक मुद्दा पर हम लोग ने बात की थी। उसमें एक प्रश्न किया गया था कि सर ये सबसे पहला था कि हम लोग को नियुक्ति पत्र कब मिलेगा और जो हमारा जो सर्टिफिकेट का जो या डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो सर कब तक आप कराएंगे। तो उन्होंने कहा था कि 2 महीने का समय लगेगा। अक्टूबर तक वो कह रहे थे कि अक्टूबर तक हो जाएगा। जो
जो पहले एनआईसी पर लोड हो चुका है, जैसे जुलाई में हुआ, उनकी काम शुरू हो गया। और द्वितीय जो अगस्त होला उसकी काम जब एनआईसी पर लोड हो जाएगा, सारे जो चयन लिस्ट बन जाएंगे, तब जाकर के उसकी वेरिफिकेशन शुरू करेंगे। तो हमें लगता है कि उनका कहना था कि अक्टूबर तक मैंने हम लोग इस बात को क्लियर करेंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने दबाव बनाया कि नहीं सर, अक्टूबर तक बहुत ज्यादा हो जाएगा, कम से कम हम लोग को सितंबर तक सर, 15 सितंबर तक सर हम लोग को कर दिया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोशिश करेंगे, लेकिन इसको हम गारंटी नहीं करेंगे कि हम 15 सितंबर तक ही दे पाएंगे। हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक यह जाएगा। तो कहीं ना कहीं माननीय जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने कहा था, पहली बात। दूसरी चीज था कि ये जो नियुक्ति जो प्रक्रिया इसके बारे में हुआ था, तो और भी भिन्न भिन्न मुद्दा पर हम लोग चर्चा किए थे। और ये जो सीट जो बचेगा, तीसरे चरण की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में जो सीट बच जाएंगे उन सारी सीटों को भरा जाएगा। तो इस तरह के उनका आश्वासन था। लेकिन अभी तो नए प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय आए हैं, पहले हम लोग उनसे जाकर मिलेंगे, उनका स्वागत करेंगे, और फिर हम उनसे भी हम आशा करेंगे कि जिस तरह से रंजीत सर ने काफी बिल्कुल तत्परता के साथ और सजगता के साथ वो काम किए हैं, उसी तरह से हम भी आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप भी वैसा ही करेंगे, और जो विद्यार्थी अभ्यर्थियों के हित में जो काम होगा वो आप करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग मुख्य जो मुद्दा है, उन सारी मुद्दा को लिखित रूप से बना करके हम लोग कल जाकर के मिलेंगे। और हमें लगता है कि समस्या समाधान हो जाना चाहिए, उसमें ज्यादा कोई समस्या नहीं है। जो मुख्य मुद्दा सामने जो दिखाई दे रही है, वो समस्या समाधान सरकार कर सकती है, उसके बस में है, अगर सरकार चाह लेगी तब। तो इसमें हम लोग जो समस्या उस पर हम लोग विचार करेंगे और सरकार पर भी दबाव देंगे, ताकि देखिए सर, यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं नियुक्ति पत्र उन्हें मिल जाए 15 अगस्त तक। अब मतलब ये पर्सनल मैसेजेस वगैरह पे चल रहे हैं अभी। फिलहाल वो चाहते हैं कि जैसे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 15 अगस्त तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, पहले कहा था उन्होंने। तो काउंसलिंग हो चुका है कि वो इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि ये सितंबर या अक्टूबर तक। लेकिन हम कोशिश मतलब मेरे तरफ से यही कहा जाएगा आपसे कि जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द मिले अभ्यर्थियों को, क्योंकि बहुत दिनों से वो इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षक कब बने, और उनका काउंसलिंग हो चुका है और वो खुश हैं, तो उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। और जैसे तीसरा चरण है कि अगस्त तक, अगर आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त तक तो इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, 15 अगस्त तक। आपकी बातों से भी ये स्पष्ट हो रहा है, लेकिन सर ट्राई कीजिए। बिल्कुल प्रयास हम लोग को जारी है, लेकिन चूंकि देखिए झूठ सच हमें बोलना नहीं आता है, झूठ सच का आश्वासन हम देना नहीं चाहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझदार हैं, हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम भी अभ्यर्थी है, हमको हमारी भी हुई है, हमें भी बेचैनी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उसको समझना पड़ेगा। आप जब सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट की जो वेरीफाई करा रहे हैं, तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, भिन्न बिहार के जो यूनिवर्सिटीज हैं, बीए है, बीएड है, और बिहार से बाहर के स्टेट में भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। तो यहाँ से सारे लोगों को गोपनीय ढंग से लेटर बना करके भेजा जाता है, प्रत्येक इंडिविजुअल या कोई सम्मिलित रूप से भी भेजा जाएगा, ये इंडिविजुअल भी भेजा जाएगा कि इस तरह के स्टूडेंट है, इनका रोल नंबर ये नाम है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, आप इसको वेरीफाई करके दीजिए। तो उसके ऊपर भी निर्भर करेगा, जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर भी निर्भर करेगा वो काम कितने तेजी से कर रहा है। तो ये तो बिहार सरकार के बस की चीज नहीं कि वो काम वहां जाके करवा देंगे। प्रेशर कर सकती है सरकार कि इसको जल्दी से किया जाए, ये कर सकती है, लेकिन तो करना तो अलग यूनिवर्सिटी का, अलग स्टेट के यूनिवर्सिटीज है, वो कितने समय में, या बिहार के जो यूनिवर्सिटीज है या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, वो कितनी सजगता के साथ वो जल्दी करके भेजेंगे, उस पर निर्भर करता है कि नियुक्ति पत्र बनेगा और उसके बाद नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। तो कुछ चीजें हैं जो टेक्निकल बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि किस तरह से लेटर भेजा जाता है। स्टूडेंट को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा वेरिफिकेशन कब गया। बहुत ही गोपनीय शाखा होती है, चाहे यूनिवर्सिटीज हो या चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो, उसमें जो लेटर जो भेजा जाता है वो यहाँ के कोई भी स्टाफ नहीं बताते हैं कि आपका वेरिफिकेशन आया है। बात समझ गए, बहुत गोपनीय ढंग से वेरीफाई करके उसको भेजा जाता है, ताकि कोई स्टूडेंट पैरवी नहीं कर ले, गलत चीजों को सही नहीं करवा ले, इन चीजों को ध्यान रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम तो लगेगा सर। अब झूठ सच बोल दूं कि न कल ही हो जाएगा, ये सब हमें कहना नहीं आता।
मैं आपको बता रहा हूं कि 1 से 2 महीना का जो टाइम बता रहा है वो भी बहुत जल्दी बता रहा है, क्योंकि इसमें सालों भर लगता है, 6 महीना से ऊपर लगता है। लेकिन अगर 2 महीना भी अगर हो जाता है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य। हम कोशिश करेंगे कि 2 महीना से पहले ही हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए, हमारा प्रयास रहेगा। तो अगर कंक्लूजन की बात करें कि क्या कुछ बातचीत हुआ, का पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि तीसरे चरण का काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मे बी इस अगस्त के लास्ट तक हो सकता है, इसके लिए सर कल जा रहे हैं। और सीट का ब्यौरा भी आप समझ गए, जहां जहां रद्द वगैरह हुआ, तीसरा जो फेज है उसमें काउंसलिंग होगा, और जो सीट खाली है उस पर भी होना चाहिए। और इसके साथ ही नियुक्ति पत्र के लिए अभी वेट करना होगा आपको 1 या 2 मंथ, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। और यहाँ पे एक और जो मुद्दा है एस्टेट से संबंधित हम चाहेंगे सर कि आप लेटर वगैरह दें, क्योंकि सर्टिफिकेट वगैरह मिलना चाहिए एस्टेट का, और उसकी भी बहाली प्रक्रिया जो 7वां चरण कहा जा रहा है वो स्टार्ट होना चाहिए सर। जनवरी में कहा जा रहा है, जनवरी में स्टार्ट होगा। संजय सर का भी ट्वीट चल रहा था, और संजय सर जो भी मतलब बातचीत रखे हैं, प्रधान सचिव जो सर है, तो वो सही होता हुआ नजर आया, सही हुआ भी है। तो हम चाहेंगे कि इस पे भी आवेदन दिया जाए, कम से कम अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिल जाए और उस पे काम हो तो अच्छा रहेगा। इसके लिए भी लेटर हम चाहेंगे कि आप सचिवालय में दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, उस पर भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी सर ना 1 to 5 में सिलेक्ट हुए, ना ही 6 to 8 में सिलेक्ट हुए हैं। हो सकता है उनका मेरिट बहुत लो हो, बहुत ही ज्यादा लो हो। तो हम चाहेंगे कि एस्टेट में अगर वो क्वालिफाइड हैं तो वहां पे भी सिलेक्शन हो, क्योंकि अभ्यर्थी पास होके इंतजार करना सर बहुत दुखद लगता है, क्योंकि घर वाले भी वेट करते हैं कि मेरा जो चाइल्ड है या गार्जियन बन चुके हैं तो वो शिक्षक कब बने, सारे लोग इंतजार करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग एस्टेट पर भी फोकस कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि एस्टेट पर हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल ही सजगता के साथ, तत्परता के साथ, जिस तरह से इसमें हम लोग थे उस तरह से उसमें भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि उसमें कुछ जो बातें, जो ट्वीट उन्होंने किया है, मैं कुछ उसको बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। बोलिए सर। जैसे जब मैं माध्यमिक शिक्षक विभाग में मैं गया था सचिवालय में, तो वहाँ के जो डीलिंग करते हैं, जो डील करते हैं जो इन चीजों को, तो मैं उनसे बात किया था। उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कहा था कि एक प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तब द्वितीय प्रक्रिया शुरू होगी। आप ये बताइए कि जो 6ठे चरण का एस्टेट का भी क्लियर नहीं हुआ, पहले टेक्निकल बात बता रहा हूँ, दिसंबर तक सर क्लियर होगा उसका नोटिफिकेशन, क्लियर होगा, जनवरी तक अगर मिलेगा। तो जब तक वो दिसंबर या जनवरी तक 6ठे चरण का एस्टेट का तो पहले से जो सीट 30,000 पर हो रहा है, तो हो सकता है कि 2019 के जून तक जो मांग की गई है, कोर्ट का भी आदेश आया कि उसको तक वैकेंसीज को, रिक्तियों को जोड़ करके और उसके बाद उस पर आवेदन लीजिए, आवेदन लेकर के मेगा सूची बनाइए और उसको काउंसलिंग करके नियुक्ति पत्र दीजिए। तो इसमें तो टाइम लगेगा, ये तो जाहिर है। लेकिन जब तक हमें लगता है कि 6ठे चरण की एस्टेट की बहाली पूर्ण नहीं होगी, तो ये 7वें चरण की बहाली की तो बात कर, अगर ये करना चाहते तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। नहीं सर, विभाग के द्वारा ये क्वेश्चन मुझसे किया गया था। शेड्यूल के अनुसार उन्होंने बोला भी है, ऑलरेडी आप लोग शेड्यूल जानते हैं, तो शेड्यूल के अनुसार दिसंबर तक कंप्लीट हो रहा है सर। अगर वो करना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं उनका विरोधी नहीं हूं। लेकिन चूंकि उसी विभाग का जो डीलिंग करते हैं, जो अफसर थे वहां पर, उनसे हमारी डिटेल, हमारे साथ दिनेश जी भी थे जो पुराने लीडर हैं, जो अध्यक्ष थे पहले का, संगठन के अध्यक्ष भी थे, वो भी हमारे साथ में थे। और हम लोगों नोटिफिकेशन को भी सारी चीज को दिखाया था। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन तो हम ही निकालते हैं, आप हमको नोटिफिकेशन में जो पूछना पूछिए, हम ही निकालते हैं, तो हमको क्यों दिखा रहे हैं आप। तो वो बोले कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं। जब तक एक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, 6ठे चरण की जो एस्टेट की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है, ये नियम है। तो इसलिए वो तो बोले हैं, लेकिन संजय सर जब प्रधान सचिव बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको जरूर उनको पावर है और वो कर सकते हैं, तो बड़ी स्वागत हम इस बात को करेंगे कि जल्द से जल्द एस्टेट का भी होना चाहिए। क्योंकि बहुत से हमारे भाई बंधु एस्टेट के भरोसे बैठे हुए, सीटेट और बीटेट इनमें नहीं पास है, और 1 से 5 या 6 to 8 में पास है सर, उनका मेरिट कम है जिसके कारण इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो वेट कर रहे हैं। इसलिए हमने जो 60 और 65 जो हमने बोला था, इसी मद्देनजर बोला था। और रहा बात संजय सर का ट्वीट का, तो उन्होंने बोला है कि 6 जो 6ठा चरण है कंप्लीट होगा उसके बाद ही
आपका 7वां चरण है, क्योंकि कुछ सीटें हैं जो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा और ये आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आवेदन जो लिया जा रहा है, आपने अगर उस जिले में रिक्ति बढ़ता है, सारे जिले का सर रिक्ति नहीं बढ़ेगा, कहीं कहीं जहां जहां छूटा है कुछ रिक्ति बढ़ेगा और वहां पे आपको आवेदन देना है आपको। अगर आपने वहां आवेदन दिया है आपने, तो वहां आवेदन देने की जरूरत नहीं है। जैसे दिव्यांग से संबंधित जो हुआ था उसी तरीके से होगा। और इस समय सर गवर्नमेंट जो है वो पूरा पॉजिटिव है। आपने देखा कि निदेशक चेंज हुए लेकिन कोई भी तब्दीली हुआ डेट में, कोई तब्दीली नहीं हुआ, एकदम एक्यूरेट अच्छे तरीके से मतलब प्रोसेस हो रहा है और टाइम टू टाइम हो रहा है। तो अगर इस तरीके से अगर हो तो ये निश्चित रूप से दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर तक डेट दिया गया वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था कि मतलब मूड ही एक तरह से देखा, गवर्नमेंट का मूड भी देखा जाता है कि उस समय लगता ही नहीं था। इस समय आप देखेंगे निदेशक चेंज हुए थे, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो या माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हो, लेकिन कोई भी डेट में चेंजिंग हुआ, कोई डेट का चेंजिंग नहीं है। ऐसा होता भी है। अगर आप अभी शिक्षा भर्ती में है, अगर आप रोड मतलब मान लीजिए कंस्ट्रक्शन लाइन का काम चल रहा है, उसमें भेज दिया जाएगा, आपको समझने में कुछ दिन टाइम लगेगा, क्योंकि क्या मटेरियल डालना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं। तो यहाँ पे भी अभ्यर्थी यही गेस कर रहे थे कि दूसरे विभाग से आ रहा है, हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो टाइम दिया गया था उसी पे हो रहा है। तो देखा जाए तो इस तरीके से अगर काम हो रहा है, तो गवर्नमेंट सजग है, तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है जिस तरीके से अगर गवर्नमेंट काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रधान सचिव जी का ट्वीट आया है तो कहीं ना कहीं वो सोच समझ के ही ट्वीट किया। हाँ, वो ऐसी बात नहीं है। और ट्विटर पर जो चीजें बोली जाती है वो उसको ऑथोरिटी होती है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनको पावर है, वो चाहेंगे तो कर सकते हैं। और अगर करना चाहते तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी स्टेट भाई है या जो बहनें हैं उनका भी हो, क्योंकि वो भी वेटिंग लिस्ट में है, और सबका हो। दिसंबर वाले भी हैं, दिसंबर वाले हैं, जनवरी उनका भी वाले 7वां चरण से स्टार्ट होना है, 7वां चरण में स्टार्ट हो, उसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन मैं उन भाइयों से थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं जो दिसंबर सीटेट वाले हैं, वो भी अभी कुछ लोगों के चक्कर में इधर उधर करवाने के फेर में बहुत सी बातें सुनने को मिल रहा है, केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उन चीजों से बचे। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि कोई भी अगर उस तरह के चंदा लेकर के चंदा चोर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं वो कहीं नहीं टिकेंगे। गर्दनी बाग में उनको पावर नहीं है, कोई टिक पाएंगे। वो भले पिछले दरवाजा से चंदा खा करके मोटा करके बैठे हुए हैं, लेकिन गर्दनी बाग में उनको पावर नहीं है। लाठी डंडा खाने के बारी आएगा और जेल जाने के बारी आएगा और पीछे दरवाजा से भाग जाएंगे, और वहां पर हम ही लोग खड़ा होंगे तभी होगा। अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो क्योंकि बहुत से अभी दिग्भ्रमित किया जा रहा है। वो दिग्भ्रमित जो होते होंगे वो होते होंगे, लेकिन क्लियर बात है, पहले से भी कहा गया, कोर्ट का आदेश भी है, तो इस मामले को हम लोग क्यों खींचे। जो कह रहे हैं कहने दीजिए। फिलहाल हम लोग यही कहेंगे कि जिस तरीके से जिस वे में काम हो रहा है वो होने देना चाहिए, क्योंकि अगर अगस्त में ये तीसरा चरण जो तीसरा फेज है ये कंप्लीट हो जाता है, बहाली प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जाहिर सी बात है 7वां जो फेज है वो स्टार्ट होगा, 7वां चरण जो है वो मैं सर दिसंबर जो सीटेट पास की है, जनवरी में पास की, मैं सभी भाई बंधुओं से, भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए भी काम करूंगा, मैं तत्पर होकर काम करूंगा। हम लोग वहां खड़ा होंगे। आप ये मत समझिए कि हमारी नौकरी हो गई है तो हम बैठ जाएंगे। हम लोग पूरी तत्परता के साथ काम करेंगे, 7वें चरण के भी बहाली निकालेंगे, लेकिन गलत लोगों को आप चंदा उंदा मत दीजिए और उस तरह के केस उसमें मत फंसिए। नहीं तो जानते हैं सारी ये बहाली में किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आपकी बहाली हो जाएगी, आपको पता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं, उसके बाद आप ही लोग पर काम करेंगे। हम लोग हमारी टीम जो है, संगठन है, पूरी तत्परता के साथ काम करेंगे। तो थोड़ा इस चीजों को समझिए आप लोग। और मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि गलत चीजों को साथ आप लोग नहीं दें, अच्छे चीजों को साथ दें। सभी शिक्षक बनने वाले हैं, सभी लोग समझदार हैं, और जो शिक्षक बनने वाले होते हैं अपने मन के मालिक खुद होते हैं और समझदार मेरे ख्याल से होते हैं, क्योंकि आगे चल के शिक्षक बनेंगे, पूरा मतलब एक समाज क्रिएट करेंगे, कल का भविष्य उन्हीं के कंधों पे निर्भर होगा जो शिक्षक बनते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इस पे तो ज्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल राजेंद्र सर, आज आप हिंदी क्लब के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में मैं सभी जो बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक चयन नहीं हो पाया है, मैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं कि हमारे जो 94,000 जो अभ्यर्थी हैं, जो भाई बहन है, उनका नहीं हो पाया है काउंसलिंग। मैं उसके लिए काफी दुखी हूं
और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनका भी कहीं न कहीं चयन हो जाए। बहुत से हमारे संगठन के वरिष्ठतम पदाधिकारी जो रात दिन इस बहाली को खुलवाने में भूखे प्यासे रह करके जो काम उन लोगों ने किया है और उन लोगों को नहीं हुआ है, तो मुझे काफी अंदर से, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं काफी दुखी हूं और मैं चाहता हूं कि उन सभी भाइयों बहनों का हो जाए जो इस बहाली प्रक्रिया में सहयोग किए हैं और जो बिल्कुल ही रात दिन एक करके और साथ दिए हैं और इस बहाली को यहां तक लाने में हम लोगों को सहयोग किए हैं। मैं उन सभी पुराने नए जो भी हमारे जो भाई बंधु हैं संगठन के हैं, मैं उनके लिए भी कामना करता हूं कि उनका भी हो जाए, तब जाकर के हम खुशी मना पाएंगे और एक साथ मिल करके हम लोग अपना जो खुशी को जाहिर करेंगे। लेकिन तब तक हमें खुशी जाहिर नहीं होगी जब तक सबका हो नहीं जाता। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी का हो जाए और उनके लिए मैं शुभ कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को भी हो जाए और जो सीट खाली है सारे सीट को भरा जाए। हमें लगता है कि सारी सीट को भरा जाएगा तो सभी भाई बंधु को, सभी भाई बहनों का भी हो जाएगा, यही हमारी प्रार्थना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।